तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो पेपर आयोजित होने वाला है उसके लिए विषय विज्ञान पर आधारित प्रश्नों का सेट जो कि पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो में हमने जिन सवालों को लिया है उनकी संख्या 15 है और इस पे हम जहाँ पे आवश्यक हो वहाँ इस पे डिटेल्स भी देंगे। और सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है इसमें विज्ञान पर आधारित 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। जैसे इस बार जो सवाल हैं वो 15 सवाल थे, तो देखते हैं जिसमें 3 सवाल रिपीट थे। तो देखते हैं जो पहला सवाल है। पहला सवाल है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 4 विकल्प हैं। पहला है संवहन, चालन, विकिरण या रूपांतरण। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि विकिरण की प्रक्रिया में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सिंपल सा उदाहरण ऐसा है कि अगर आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी लगने लगता है, और जैसे धूप से हट के छाया में जाते हैं तो आपको गर्मी उतना महसूस नहीं होता, कि मतलब जो जलने वाला गर्मी होता है वैसा महसूस नहीं होता। तो ये विकिरण का उदाहरण है। और संवहन और चालन जो है इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। संवहन की बात करें तो संवहन जो है वो जलीय पदार्थ यानी कि द्रव में और वायु में संवहन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। पहले एक परत, फिर दूसरा परत, फिर तीसरा परत, ऐसे गर्म होता है। और चालन की बात करें तो चालन के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन विकिरण ऐसा माध्यम है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके लिए ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी को अन्य 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण का तापमान क्या होगा। देखिए पानी का मात्रा यहाँ 2 लीटर हो जाएगा, तापमान क्या है 40 और 50 मिलेंगे, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 है कि जल के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, 1, 5, 3 या 4। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जल के एक अणु में अधिकतम हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हो सकते हैं। आप जैसे जल का अगर फार्मूला देखें H2O, तो ऑक्सीजन अपने एक एक अणु देता है, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को। ठीक है, इसके बाद भी इसमें 2 रिक्त स्थान बच जाते हैं। तो और जो बर्फ़ यानी कि जैसे जल का जो है हमारा, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो जो ठोस अवस्था बर्फ़ होता है तो इसमें प्रायः जो है जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं वो 4, यानी कि एक अणु 4 उससे हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 4 है कि आंत्र ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, किडनी, फेफड़े, आंत या हृदय। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि आंत्र ज्वर में मनुष्य का आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और आंत्र ज्वर को टाइफाइड कहा जाता है, जो कि जीवाणु से फैलता है, सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा, और ये दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है कि छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है, किडनी, फेफड़े, नाक या पाचन तंत्र। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि जो छोटी आंत है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। और हम अगर पाचन तंत्र की बात करें, मनुष्य के अपने पाचन तंत्र की बात करें, तो आहार नाल और इससे जुड़े जो ग्रंथि हैं उनसे मिलकर बना होता है। और मानव का जो आहार नाल है ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है, जो कि हमारे मुंह से, यानी कि जहाँ से हम खाना खाते हैं वहाँ से लेकर मलद्वार तक या गुदा तक विस्तृत होता है।
और आहार नाल में प्रमुख रूप से मुख गुहा आता है, उसके बाद ग्रास नली आता है, अमाशय आता है, ग्रहणी आता है, फिर छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और फिर मलाशय आता है ना। और आगे बढ़ें, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है कि छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 3, 8 या 10। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। असल में जो छोटी आंत है यहाँ पे खाने का मुख्य रूप से पाचन यहीं पे होता है, और ये एक संकरी और कुंडलित नलिका होती है जो कि स्पष्ट रूप से 3 हिस्सों में बटी होती है। पहला को कहा जाता है निकटस्थ ग्रहणी, उसके बाद अग्र क्षुद्रांत या मध्य जजरम कहा जाता है, इसके बाद दूरस्थ क्षुद्रांत या छोटी आंत। तो ये 3 भागों में बटा होता है। और प्रश्न नंबर 7 देख लें कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, अध्रुवी सहसंयोजक बॉन्ड या ध्रुवी सहसंयोजक बॉन्ड। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो जल के अणु होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं। तो सही विकल्प ए। और प्रश्न नंबर 8 है कि दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत कम होता है, उनमें किस प्रकार का रासायनिक बॉन्ड होता है। उप सहसंयोजक, सहसंयोजक, हाइड्रोजन या आयनिक। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि इनमें सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 9 को देखें। तो प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। तो जैसा कि ये पहले भी हमने पढ़ा था पहले प्रश्न पे, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, चालन रूपांतरण संवहन नहीं, चालन विकिरण संवहन। हाँ, तो ये सही विकल्प बी हो जाएगा कि चालन विकिरण और संवहन ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। और प्रश्न नंबर 10 है कि पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है। तो ये 2260 जूल ग्राम होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 2260 जूल प्रति ग्राम। और प्रश्न नंबर 11 है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, डाइन, जूल, जूल सेकेंड या जूल सेकेंड। तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, पहले ये डाइन था और एसआई मात्रक इसका जूल हो गया है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो दूषित जल पीने से क्या, आंत्र ज्वर या टाइफाइड होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 है कि इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं, प्लेग, टाइफाइड, टीबी या मलेरिया। तो टाइफाइड को ही कहा जाता है क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा होता है टाइफाइड, इसके लिए इसे मियादी बुखार कहते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बिहार में अक्सर ये समस्या आता है। और मियादी यानी कि जिसका समय सीमा निश्चित है वो आएगा, तो इसलिए इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, टाइफाइड। और प्रश्न नंबर 14 है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है कि आयनिक यौगिक जल में अत्यधिक विलेय हैं। बी विकल्प है कि इनकी लैटिस ऊर्जा बहुत उच्च होती है। और सी है कि इनके जलीय विलयनों में आयनों की प्रचुरता होती है। या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जलीय विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो ऐसा यहाँ कोई विकल्प है नहीं, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 15वां और अंतिम है कि सहसंयोजक यौगिक प्रायः अच्छे ईंधन क्यों होते हैं। 4 विकल्प हैं। पहला है कि द्रवावस्था में इनका वाष्प दाब अधिक होता है। और बी है कि इनका क्वथनांक कम होता है, यानी कि इनके खोलने का वो कम होता है। और सी है कि इनका कैलोरी मान अधिक होता है। या डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनके मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। पहला वजह तो ये, इसलिए अच्छे ईंधन होते हैं। दूसरा ये कि इनका गलनांक कम होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो साथियों, ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए विषय विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और ये भाग 1 था हमारा। और अगले वीडियो में भाग 2 के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक इंतजार करें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।